नमस्कार, मैं जनमित्र शिवम गौतम और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तमाम जो रणनीतियां हैं उसकी वजह से राहुल गांधी को नानी याद आ गई है। आपने बचपन में बहुत सुना होगा, जब छोटा बच्चा कभी ऊधम करता है तो ये बोला जाता है कि इतना तेरे को पीटूंगा या इस तरीके से तेरे को सबक सिखाऊंगा कि तेरे को नानी याद आ जाएगी। उसी तरीके से राहुल गांधी को बार बार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो इस तरीके से सबक सिखाते हैं कि राहुल को बार बार नानी याद आ जाती है। और इस बार राहुल को नानी उस समय याद आई है जब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनकी पार्टी को थी, और जिस किसान आंदोलन के नाम पर वो बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे, तमाम तरीके के प्रपंच कर रहे थे, उस किसान आंदोलन वाले किसान भी अब राहुल को ढूंढ रहे हैं। लेकिन राहुल को नानी याद आ गई और वो इटली भाग चुके हैं। जी हाँ, ये खबर की पुष्टि कांग्रेस पार्टी के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला ने भी कर दी है। और रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हाँ, राहुल गांधी व्यक्तिगत काम से अपनी नानी के पास गए हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस के कुछ चाटुकार नेता कांग्रेस का एक बार फिर से अध्यक्ष बनाकर लॉन्च करने की तैयारी में लगे हैं, वो एक छोटे बच्चे की तरह बार बार नानी के पास भागता है जब उसका उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी होता है। कांग्रेस अपना स्थापना दिवस भी बना रही है। स्थापना दिवस इसलिए क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी ने आज ही के दिन कांग्रेस की स्थापना की थी, और इस स्थापना के पीछे कारण क्या थे वो तो बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा है। अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत में उनके खिलाफ जो एक प्रतिशोध जैसी या प्रतिरोध जैसी भावना भड़कने लगी है, जैसा कि 1857 की क्रांति में हुआ था, उसको आने वाले दिनों में किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से कुछ मध्यस्थ पैदा किए जाए जो कि सरकार के प्रति लोगों के जो विरोध है, लोगों का जो रोष है, उसको कम करने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में कांग्रेस के एक जिलाधिकारी, जो पूर्व जिलाधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस नाम के इस एनजीओ का गठन किया गया। क्योंकि एनजीओ इसलिए कि ये जो रजिस्टर्ड था वो सोसाइटी एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड था, और बाद में इसमें तमाम ऐसे लोग आए जिनका काम केवल सरकार को चिट्ठी लिखना था, और चिट्ठी लिख के सरकार की एक तो तारीफ करना था, चाटुकारिता करना था और कुछ रियायतें मांगना था। गोपाल कृष्ण गोखले उनमें से एक थे। गोपाल कृष्ण गोखले की नीति ये थी कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें उससे कुछ ज़्यादा बेहतरी चाहिए, तो उसके हम निवेदन कर सकते हैं। बाद में गोपाल कृष्ण गोखले के ही शिष्य महात्मा गांधी या फिर कहे मोहनदास करमचंद गांधी बने। लेकिन बीच में इस कांग्रेस में ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कांग्रेस की दिशा बदल दी, और जो कांग्रेस अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए एक एनजीओ के तौर पर बनाई थी, वो कांग्रेस पूरे देश में एक आंदोलन के तौर पर विकसित होने लगी। और ये हुआ था बाल पाल लाल की तिकड़ी के दौरान। बाल पाल लाल की जो तिकड़ी थी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इस तिकड़ी को गरम दल कहा जाता था। और इन्होंने वो सारी चीज़ें बदल दी जो गोपाल कृष्ण गोखले या उसी टाइप के नरमवादी, या जो कहें कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम करने के उनके उदारवादी, जिन्हें ये कहा गया बाद में कुछ इतिहासकारों द्वारा, उनके द्वारा चलाई जा रही कांग्रेस को उन्होंने एकदम से आंदोलन में या उग्र राष्ट्रवादी सोच की, आप कह सकते हैं, संगठन के तौर पर बदल दिया। और इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक को सबसे पहले राजनीतिक तौर पर जेल जाना पड़ा, और भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा दिनों तक जेल में रहने का भी उनका रिकॉर्ड रहा। बाल गंगाधर तिलक जब तक थे, कांग्रेस एक आंदोलन थी, कांग्रेस एक बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन का रूप ले चुकी थी, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और उनके इस वाक्य का, या फिर गीता के अन्य जो गीता रहस्य जैसी पुस्तकें उन्होंने लिखी, उसका असर ये हुआ है कि युवा और ज़्यादातर जो देश के और तमाम वर्गों के लोग थे वो भी इस आंदोलन से जुड़े। अंग्रेज़ों का विरोध होने लगा, और ये विरोध खूब उग्रता के साथ भी होने लगा। अंग्रेज़ों को लगा कि उनकी सत्ता बहुत जल्दी चली जाएगी, और फिर उनकी कोशिश ये हो गई किसी तरीके से कांग्रेस के अंदर या इस संगठन के अंदर जो इस तरीके का दबाव समूह पैदा हुआ है उसमें फूट डाली जाए। खैर, चलते चलते बाद में फिर कांग्रेस नरम पड़ने लगी, जवाहर जैसे लोग भी आए, लेकिन बीच में फिर से
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी इस कांग्रेस में आए और उन्होंने भारत के आज़ाद होने से पहले ही ये कह दिया था कि मैं देख रहा हूँ 5-7 साल के भीतर देश आज़ाद होने जा रहा है, और उस आज़ादी के बाद अगर हमने कुछ चीज़ों को नहीं बदला तो फिर हमारी आज़ादी बेईमानी हो जाएगी। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस है और लोगों को ये समझ लेना चाहिए। जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया टाइप के ये कहते हैं कि कांग्रेस एक आंदोलन है और इसका इतना लंबा इतिहास है, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कांग्रेस आंदोलन था उसमें इन कांग्रेसियों का कोई हाथ नहीं था, और ये जो कांग्रेसी हैं ये उसी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं जो A.O. ह्यूम ने बनाई थी। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे महान राष्ट्रभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के नेतृत्व वाली कांग्रेस ये नहीं है, और वो कांग्रेस अगर होती तो देश बहुत आगे बढ़ गया होता। खैर, लौट कर आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी क्यों भागे हैं इसको लेकर अब रिसर्च होना चाहिए, जैसा रवीश कुमार बार बार कहता है तमाम मुद्दों पर बात करते हुए, और इस पर रिसर्च के साथ साथ ये सोचा जाना चाहिए कि हर साल नया साल मनाने के लिए ये राहुल नाम का अधेड़ युवा नेता इटली क्यों भागता है या किसी दूसरे देश में क्यों भागता है। इसको लेकर प्रियंका वाड्रा से भी सवाल पूछा गया। प्रियंका वाड्रा इस सवाल को टाल गई, लेकिन बीच में राहुल की मुसीबतें और फिर से बढ़ गई है। राहुल ने अभी एक कविता ट्वीट की थी कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, और बीच में ये कह दिया कि वाटरगन की मार हो। इस तरीके से उस कविता में इन्होंने तोड़ फोड़ की या फिर उसको मरोड़ने की कोशिश की, और ये कविता लिखी थी भारत के एक बड़े कवि जो बाल कवि के बाल बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा था, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, और उनके बेटे विनोद कुमार माहेश्वरी ने एक पत्र कांग्रेस के अध्यक्ष को, पूर्व अध्यक्ष को लिखा है और कांग्रेस से मांग की है कि वो इतने लोकप्रिय कवि की इतनी जो प्रेरणादायक कविता है उसको तोड़ मरोड़ करने के लिए, उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए माफ़ी मांगे और इस तरीके से आगे ये सब न करे, और साथ में उनकी पूरी कविता को राहुल गांधी पढ़े, क्योंकि राहुल गांधी का जो मन है अभी भी बच्चों जैसा है और उनके लिए वो कविता बहुत काम की है। तो इस तरीके से राहुल गांधी अपने आप को नेता बनाने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाला रिजल्ट आकर सामने खड़ा हो जाता है कि राहुल गांधी पास नहीं हो पाते हैं। और इस बात को केवल विपक्षी नहीं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी के साथ में सरकार चलाने वाले लोग भी गाये बगाए कह देते हैं। जैसा पिछले दिनों संजय राउत ने कह दिया कि राहुल गांधी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनमें कुछ ऐसा है जिसकी कमी साफ नजर आती है, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के रूप में एक नेता पाकर कभी आगे नहीं बढ़ सकती, ये संजय राउत ने कहा, जिसका जवाब भी संजय राउत को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने देने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी की पूरी जो राजनीति है उसमें तमाम कोशिशें सोनिया करके हार चुकी है। एक जमाना जब भी था जब मनमोहन सिंह नाम के भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के तौर पर हुआ करते थे, और तब सोनिया ने एक कोशिश की थी कि प्रणब मुखर्जी जो सीनियर मोस्ट कांग्रेस नेता थे उनको राष्ट्रपति बनाया गया। ये सब इसलिए किया गया था कि 2 साल के लिए, यानी कि 2012 में राहुल गांधी की ताजपोशी कर दी जाए और 2 साल उन्हें प्रधानमंत्री बनाकर दोबारा से चुनाव में जाया जाए, जिससे बाद में अगर चुनाव जीत के कांग्रेस आती है तो फिर वो फुल फ्लेज प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इस समय भी अड़ंगा कुछ राहुल के चाटुकारों ने लगाया, कुछ सोनिया के वफादारों ने लगाया, और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया। लेकिन उम्मीद ये भी थी उस समय कि अगर ऐसा करने की कोशिश कांग्रेस ने की होती तो शायद कांग्रेस में फूट पड़ गई होती, कांग्रेस 2 फाड़ हो गई होती, क्योंकि बहुत से कांग्रेसी नेता कभी भी राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री के तौर पर देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी को जो नज़दीक से जानते हैं उन्हें पता है कि राहुल गांधी वास्तव में है कितने पानी में, और जिस राहुल गांधी को कोई भी नानी याद दिला देता हो वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। एक बार फिर से कांग्रेस की कोशिशें ये चल रही है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, और इसीलिए उनको दोबारा से लॉन्च करने के लिए तमाम तरीके के प्रपंच किए जा रहे हैं। यही वजह थी कि किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने बहुत सारा ज्ञान झाड़ने की कोशिश की, बहुत सारे प्रवचन देने की कोशिश की, और ऐसा लगा कि शायद राहुल गांधी जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक सरकार के खिलाफ इसी तरीके से बोलते रहेंगे, जिससे कुछ लोगों को कम से कम ये भ्रम हो जाएगा कि राहुल गांधी देश के अपोजिशन के, देश के विपक्ष के बहुत बड़े नेता बन चुके हैं।
जिसको लेकर तमाम बातें रवीश कुमार या राजदीप सरदेसाई टाइप के जो प्रपंचकारी पत्रकार हैं वो कर भी रहे थे, इंडिया टुडे ग्रुप जैसे लोग भी कर रहे थे, कुछ अखबार ओम थानवी जैसे लोग भी इसी तरीके की बातों का प्रचार करने में लगे हुए थे, प्रोपेगेंडा बनाने में लगे हुए थे कि राहुल गांधी के अंदर एक नया नेता पैदा हो गया है, उनके ऊपर किसी नेता के आत्मा का सवारी हो गई है। लेकिन राहुल गांधी ने इस सारे के सारे प्रपंच की प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी और वो अपनी नानी के यहाँ भाग गए। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी वाले चुटकी ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के जो नए नए कुछ जुड़े हुए चाटुकार थे उन्हें लगा कि राहुल गांधी भागे नहीं है, नानी के यहाँ नहीं गए हैं, तो वो इसके बचाव में भी उतरे। लेकिन बाद में रणदीप सुरजेवाला ने सारा भेद खोल दिया और राहुल गांधी को नानी याद आ गई है, इस बात की पुष्टि कर दी। अब कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जैसे अधेड़ उम्र के इस बालक के ऊपर वो दाव लगाएगी या फिर किसी अन्य को जिसके अंदर क्षमता हो, जो सक्षम हो या जो मैनेज कर सके कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के गिरी हुई साख को उठाने का दम जिसमें हो, उसको अध्यक्ष बनाएगी। उसकी उम्मीद कम है क्योंकि इसकी कोशिश करने वाले 23 नेताओं पर कांग्रेस पार्टी पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। चाहे आनंद शर्मा हो, कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग हों, इनकी कोशिश पिछले 3-4 महीने से यही चल रही थी कि अब जो अध्यक्ष बने वो सक्षम हो, और ये लोग प्रियंका वाड्रा पर दाव लगाने के लिए भी राजी थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि प्रियंका वाड्रा मानसिक तौर पर राहुल गांधी से थोड़ा बेहतर है। जबकि ज़्यादातर जो नेता हैं अंदर खाने ये मानते हैं कि गांधी नेहरू परिवार के चंगुल से जब तक कांग्रेस नहीं निकलेगी तब तक कांग्रेस का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। उसी तरीके से जैसे कि ए.ओ. ह्यूम ने जो कांग्रेस बनाई थी, जब तक वो उदारवादी या ए.ओ. ह्यूम के चेलों के पास रही थी, उनका प्रभाव कांग्रेस में रहा था, तब तक वो अंग्रेजों की चाटुकार संस्था के तौर पर, चाटुकार एनजीओ के तौर पर ही रही। लेकिन जैसे ही उसमें बाल पाल लाल जैसे महान सेनानी आए और कांग्रेस ने पूरे देश को जगाने का एक बेड़ा उठाया और उसको पूरा भी किया, तो अब भी कांग्रेस को जरूरत है कि ये किसी तरीके से ए.ओ. ह्यूमवादी या फिर उदारवादी या फिर कहें कि गांधी परिवार के चंगुल से निकलती है तो शायद एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस उभर सकती है। देश के जो तमाम जनता है उसको पक्ष की जरूरत होती है तो विपक्ष की भी जरूरत होती है। लोकतंत्र में कितना भी अच्छा पक्ष हो, कितनी भी अच्छी सरकार हो, लेकिन फिर भी एक अच्छे विपक्ष की, जिम्मेदार विपक्ष की, ईमानदार विपक्ष की जो जरूरत है वो हमेशा बनी रहती है, जो कि हमेशा सरकार को उसकी कमियों पर टोकती रहे और सरकार को सुझाव भी देती रहे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पर विपक्ष के तौर पर बहुत कम ऐसे अच्छे नेता मिले। अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसी बात के लिए याद किया जाता है कि जब वो विपक्ष में भी होते थे तब भी उन्हें पक्ष वाले उनको सुनते थे, और नरसिम्हा राव तो उन्हें गुरुजी कहकर भी संबोधित करते थे जब वो प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको वो गुरुजी करके बोलते थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी एक कहावत है कि उन्होंने भी कहा था कि ये व्यक्ति आगे जाकर देश का प्रधानमंत्री बनेगा, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। तो ऐसे विपक्ष के नेता की कमी अब पिछले 2-3 दशक से बहुत ज़्यादा खल रही है। जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए तब विपक्ष में कोई सामने नहीं था, और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तो विपक्ष पूरी तरीके से जीरो हो गया है और एक बचकाने हरकतें करने लगा है कि विपक्ष को जैसे ही प्रधानमंत्री दहाड़ते हैं नानी याद आ जाती है। जय हिंद, जय भारत।